शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चों एसएससी जीडी वाला बच्चा काफी छोटा बच्चा होता है, मैं आपको बता दूं, और सबसे ज्यादा वो गलतियां फॉर्म भरने में करता है। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि फॉर्म की छोटी सी गलती से या तो वो चॉइस गलत ले जाएंगे। बच्चों ऐसा हुआ है पिछली भर्ती में, तो कम बच्चों का हुआ, उससे पहली वाली भर्ती का अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट रैंक लाकर के एक लड़की बीएसएफ उसको मिला था। तो जब उससे पूछते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि सर मुझे जानकारी नहीं थी। अब बीएसएफ कोई देखिए, देश सेवा बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में रह करके करनी है कि भाई मुझे दुश्मनों से लड़ना है तो बीएसएफ ले लीजिए, बीएसएफ लेते हैं। वो बाई चॉइस शायद कोई नहीं ले पाएगा या कोई नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि ड्यूटी भी बहुत हार्ड होती है। पर बच्चे फिर बीएसएफ क्यों लिया उसने पहले, क्योंकि वो इंटरनेट वाले पे डिपेंडेंट रही, और इंटरनेट वाला पता है क्या करता है, आधे % से भी बच्चे कम पास होते हैं। ये पता है आपको भाई, 50 लाख भर्ती हैं, 50,000 वैकेंसी होंगी, 50 लाख फार्म है, 50,000 वैकेंसी होंगी, तो 1% रिजल्ट होता है। तो उसके पास अगर 100 बच्चे फॉर्म भरवाने आए तो एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो भाई वो 100 के में कुछ भी डाल दे, बाकी 99 के में, तो उसको कोई आके थोड़ी कहेगा, क्योंकि फाइनल तो किसी को मिला नहीं। तो वो कहता है भैया डाल दो कुछ भी। तो एक बच्चा जो सिलेक्ट होगा तो वो भी वो कहता है किसी का होना तो है ही नहीं, मैं कुछ भी डाल दो चॉइस में, क्या ही फर्क पड़ता है। तो भाई ऐसे किसी की लाइफ भी बर्बाद हो जाती है, ये बात उनको नहीं पता। हालांकि उस लड़की ने बीएसएफ ज्वाइन की, दोबारा भी उसने एग्जाम दिया होगा, मुझे नहीं पता कि दोबारा एसएससी जीडी में उसके कितने मार्क्स आए या वो कहीं और गई नहीं गई, पर ऐसा होता है, स्पेशली लड़कियों के केस में होता है। एक तो वो गलती, दूसरा फोटो ब्लर चला जाता है, फोटो रिजेक्शन, फॉर्म रिजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो इसमें एज क्राइटेरिया बहुत कम है, ऊपर से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाओ तो भाई इतना बुरा लगता है ना। एक बार पेपर दे करके, एग्जाम दे करके मैं रह जाऊं, मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन मुझे एग्जाम में बैठने का ही मौका ना मिले, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता मेरे लिए कुछ भी। तो उन सब बातों को ध्यान में रखें। और एक और तीसरी गलती सबसे ज्यादा करते हैं कि बच्चा अपने स्टेट का भी भर रहा है और भर के वो फिर भी जनरल में काउंट हो जाता है। एससी का बच्चा, ओबीसी का बच्चा जनरल में काउंट कर लिए गए। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी जवाब दूंगा। ये तीनों गलतियां सिर्फ फॉर्म गलत भरने की वजह से होती हैं। तो इन तीनों गलतियों से कैसे बचना है, उन सब बातों के बारे में बताऊंगा। और बच्चे, बहुत बच्चे फ्रेशर होंगे इस बार, जिन्होंने अभी 10th 12th किया होगा, पहली बार एग्जाम में बैठ रहे होंगे, 18 साल उम्र अभी आई है। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि मैं इसमें 18 का हो जाऊंगा, पर 1/1/2025 को जैसे ही एज मांगी, तो आज की डेट में जो 17 साल 8 महीने का भी बच्चा है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन उसके विपरीत उन बच्चों के साथ गलत भी हुआ, कुछ बच्चे ओवरेज भी हो गए 4 महीने पहले, तो ऐसा भी हुआ है। तो भाई उन बच्चों के लिए तो फायदा है जो अंडर एज रहने वाले थे, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जो ओवरेज हो गए हैं। तो अगर मैं बोलूं कि फॉर्म का, तो भैया फॉर्म कल ही शुरू हुए हैं, वो भी शाम से। तो बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से अभी किसी ने फॉर्म नहीं भरा होगा। मैं 2:30 बजे, 2:45 ये वीडियो बना रहा हूँ 6 सितंबर को। अगर इससे भी जल्दी किसी ने भर दिया है तो फिर आप बहुत आगे की चीज हो, है ना। तो 5 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में फॉर्म आप भर सकते हो, और आपका जो है फीस जो 15 अक्टूबर तक भी जमा कर सकते हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और बच्चा 5/11 से 7/11 के बीच, 5, 6, 7, 3 दिन नवंबर में आपके फॉर्म में, भगवान ना करे कोई गलती हो जाए, वो गलती सुधार भी सकते हो, वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख करके भरोगे तो फॉर्म में गलती नहीं, आप उल्टा इंटरनेट वाले को सिखा के आओगे भाई किसी की जिंदगी बर्बाद मत कर देना। और भाई एक कॉलम इंटरनेट वाले को मेरा इस दिखा देना अब आप इस वीडियो का, और अगर वो भर रहा हो तो इस वीडियो से मिला लेना। एक कॉलम इसलिए भरवा रहा हूँ आपका। तो भाई वैकेंसी सबको मालूम है, पहली बार एसएससी जीडी में 2019 के बाद इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं, 39,481, बहुत अच्छी बात है। अब एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in पर जाकर के इस तरह का इंटरफेस होता है, यहीं पे वो आपका फॉर्म भरेगा। अगर आपने पहले फॉर्म भरा है, नहीं भरा है, तो यहीं पे आपको क्लिक करना पड़ेगा लॉगिन एंड रजिस्टर। लॉगिन रजिस्टर करते ही आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह यहाँ डाल देते हो। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना होगा, और अगर आप लॉगिन करते हो, लॉगिन टू योर अकाउंट, तो आपने पहले इसका मतलब फॉर्म भर रखा है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पहला वाला ही डाल के और पासवर्ड डालकर यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा और आपका ही पेज खुल जाएगा। एसएससी ने आपका ही अकाउंट बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप रजिस्टर करते हो तो आप पहली बार कर रहे हो, तो इससे पहले आपको ओटीआर करना होगा। अगर आप न्यू यूजर हो तो ओटीआर क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कि एसएससी को बता दो कि मैं पहली बार आ गया हूं अब तेरे पोर्टल पर, तो वो बताया जाता है ओटीआर से। तो बेसिक जानकारी इससे मिलती है। अब ये ओटीआर कैसे करें सर, तो आप एक वीडियो देखो, आप ये डाल के कि ओटीआर कैसे करें एसएससी में। जैसे ही आप डालोगे तो भैया ओटीआर कैसे करें, ये शिवम सर का फोटो के साथ बढ़िया से, और 21 मिनट की वीडियो है, ये बिल्कुल एक कॉलम समझाया हुआ है। तो आप वहां से जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको ये ओटीआर देखने की जरूरत है। और जो जब ओटीआर कर लो या पुराने लोग हो तो फिर आपका ये लॉगिन करने से, ओटीआर भी करोगे तब भी लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, फिर इस पेज पर आओगे। फिर यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ही फॉर्म चल रहा है अभी एसएससी के अंदर, एसएससी जीडी, बाकी सबकी लास्ट डेट हो चुकी है, और यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई का ऑप्शन आते ही ये इस तरह से खुलेगा, फिर आप फिल फॉर्म पे जाएंगे। फिल फॉर्म में ओटीआर चूंकि आपने कर दिया, और जिन्होंने पहले कर रखा है उन सबकी ऑटोमेटिक ये डिटेल फिल हुई आएगी। आपको कुछ नहीं करना कि आपका नेम क्या है, क्योंकि ओटीआर में भरवा लिया था उसने, फादर नेम क्या वहां भरवा लिया, मदर नेम क्या वहां भरवा लिया, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज, ये सब कुछ भरा हुआ है, जेंडर क्या, कैटेगरी क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये ओटीआर में देनी हुई होती है, और ये ऐसे ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ ओटीआर में शिवम सर ने बताया हुआ होगा उस वीडियो में कि कैसे कैसे भरें बेसिक जानकारी को। जब ये ऐसे हो जाए तो फिर आप इसको नेक्स्ट एंड सेव करेंगे तो सक्सेस हो जाएगा कि हाँ भैया मुझे यही करना। अब तक कुछ भी एडिट नहीं करना पड़ा, पर अब करना पड़ेगा। देखिए जैसे किसी ने पहले ओटीआर करा हो
ये इसको फिक्स नहीं करता, इसको मतलब हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि बढ़ सकती है आपकी, तो भाई पहले ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो भाई इस तरह से, इसलिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ चाहिए सिर्फ 10th, आप 12th तो 12th करते हैं, आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो मत भरना कुछ भी, फिर 12th ही भरना। अंडर ग्रेजुएट भाई ग्रेजुएटेड तब भरना जब आपका फाइनल का रिजल्ट आ जाए, वरना ये मांगेंगे फिर आपसे सर्टिफिकेट, 12th भर दोगे तो 12th का मांगेंगे, और 10th भर दोगे तो सिर्फ 10th का ही मांगेंगे, वो आपकी मर्जी है। और 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही पूरा फॉर्म भरा जाता है, सारी डिटेल स्पेलिंग। 10th और 12th में बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरे में केएम लगा हुआ है, मेरे में कुमार लगा हुआ है, मेरे में ये है, मेरे में है, मेरे में ये है, तो भाई आप सिर्फ 10th के हिसाब से भरना अपनी डिटेल, ठीक है। तो अभी डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन, तो क्वालिफाइंग एजुकेशन है 10th, सबको 10th भरनी है यहाँ पर, ठीक है, और ये भरी हुई जाएगी ऑब्वियसली। और ये एजुकेशनल स्टेटस, क्वालिफिकेशन स्टेटस पास्ड, ये आपको भरना है। पासिंग ईयर ये सब कुछ शायद भरा हुआ आ जाएगा, जैसे आप 10th भरोगे, इसलिए ब्लैक कर दिया है। रोल नंबर वगैरह सब कुछ, 10th का क्या रोल नंबर था, नहीं तो आप भर देना नेम ऑफ द बोर्ड, 10th का रोल नंबर, परसेंटेज क्या रही, ये OTR में भरवा लेगा, ठीक है। और नहीं तो यहाँ ये भरना पड़ेगा 64% है, लेकिन किसी के 64.44% है, तो परसेंटेज में ना भर के आप 64 भर दीजिए, पूरा कम ही भर के चलना है ना, ज्यादा मत भर देना। और ये फिर आपने सक्सेस कर दिया, ये आपका काम खत्म हो गया। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि आप एक्स सर्विसमैन है तो नो भर दीजिए, अगर नहीं है तो है तो यस करना पड़ेगा। और वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन के लिए अब यस और नो पे आइए, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आपकी एज 23 से ऊपर है, 24 है, 25 है, 26 है, यानी आप एज रिलैक्सेशन के कारण इस फॉर्म को भर पा रहे हो। 23 से कम आप किसी भी कैटेगरी में हो तो इसको नो करिए। और अगर आप 23 से ज्यादा और फॉर्म भर पा रहे हो तो आप ओबीसी होंगे, एससी होंगे या एसटी होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। तो फिर आप इसको यस करिए, यस करके फिर वो आपसे ओबीसी कैटेगरी का कोड पूछ सकता है, अगर आप ओबीसी में हैं तो एससी का कोड, ये फिर अपने आप यस करने पे खुलेगा, ठीक है। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, गवर्नमेंट को देना चाहोगे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हैं कि अगर भाई बेरोजगार बच्चा है ना, तो हमारे पास अगर कोई नौकरी आएगी प्राइवेट गवर्नमेंट की तरफ से, मान लीजिए मंत्रालय वगैरह में कहीं जगह निकलेगी, प्राइवेट स्टाफ भर्ती करना होगा तो हो सके हम आपको कॉल कर दें, ऐसा आता नहीं है वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया सक्सेस। अब आगे बात कर लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में क्या चाहता है कि ये भी आपको करना है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से 3 चुन लीजिए। प्रीफरेंस 1 आप अपनी मर्जी का दे सकते हो, प्रीफरेंस 2 जैसे किसी ने आगरा चुना, दूसरा मेरठ, तीसरा कानपुर चुन सकता है, कोई दिल्ली भी चुन सकता है, दिल्ली चुनते हुए एनआर रीजन में आ जाता है, ठीक है। चलो और कहीं का भी चुन सकते हो, ये जरूरी नहीं है भाई आप महाराष्ट्र में रहे हो, यूपी के बच्चे हो तो महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हो तो महाराष्ट्र का भी एग्जामिनेशन सेंटर चुन सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप अपने यहाँ का ही चुनो। मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आप एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में देना चाहते हो, हिंदी में या इंग्लिश में, तो भाई हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, मराठी में, टोटल 15 लैंग्वेज है, वो यहाँ भर दीजिए। अब कोई बच्चा कहेगा सर हिंदी में, पर कभी कभी मुझे बीच बीच में इंग्लिश का भी देखना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो हिंदी भरेगा उनके लिए इंग्लिश आएगी, तो बंगाली भरेगा तो इंग्लिश भी आएगी साथ में, ठीक है, फिर हिंदी नहीं आएगी। तो हिंदी में भरते हो तो इंग्लिश अपने आप आएगी, इंग्लिश भरोगे तो भी हिंदी आ जाएगी। चलो, तो वैसे इंग्लिश भरने का कोई फायदा नहीं है, दूसरी लैंग्वेज जो हो उसे भरना, इंग्लिश तो आनी है। वेरीफाई मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर से भर दो इसको, हिंदी ही सेम कह रहा है कि गलती से भर दियो कभी, तो दोबारा वही भर दो कि हाँ पक्का यही चाहिए। आर यू नेशनल कैडेट को, तो भैया कैंडिडेट हो आप, तो यार एनसीसी के कैंडिडेट हो आप, तो आप कहोगे यस, तो फिर आपको सर्टिफिकेट पूछेगा, बी है आपके पास, ए है या सी है, और यही नंबर आपके एग्जाम उसमें जोड़ दिए जाएंगे एग्जाम में। ए सर्टिफिकेट के जुड़ेंगे आपके कितने नंबर, कि भाई ये 2% नंबर, 2% 3.2 यानी 160 का 2%, 3.2 इसके मिलेंगे 4.8 3% 160 का बी सर्टिफिकेट के, और इसके 5% सी सर्टिफिकेट पे 160 का 5% 8 नंबर। तो ये मार्क्स आपके रिटर्न में जोड़ दिए जाते हैं अगर है, अगर नहीं है तो ये डिटेल पूछेगा ही नहीं आपसे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है कि आपने कभी किसी गेम या स्पोर्ट पे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, किया है यस करो, नहीं तो नो। यस करोगे तो हो सकता है सर्टिफिकेट वगैरह मांगे, क्या उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो। स्टेट ड्यूटी ऑफ डोमिसाइल, हाँ आगे जाके आपसे वो खेल खिलवाए जब डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाए सर्टिफिकेट के आधार पर हो सकता है, तो वो एक अलग बात है, पर यहाँ कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर हम देखें भाई आपका ये ध्यान से भरने वाली चीज है, मैंने देखो टोटल राइट लगाया हुआ है, पहले कॉलम नंबर क्या दिख रहा है, ये 28वां कॉलम है शायद, तो 28वें कॉलम पे मैं आ रहा हूँ। स्टेट ड्यूटी ऑफ डोमिसाइल, उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो किस स्टेट का है, तो उत्तर प्रदेश। कई सारे बच्चे ये लिख देते, वेरीफाई भी कर दीजिए उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में भी ये देख लेना कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट से हो, डिस्ट्रिक्ट बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट ऐसा भर दिया गलती से, ऐसा भर दिया जो बॉर्डर एरिया है और आप उसमें हो नहीं, आप जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले से हो, तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तय होगा कि आप बॉर्डर एरिया से, नक्सल एरिया से या जनरल एरिया से, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट सही भरना बहुत जरूरी है। ये भी गलती हुई थी पिछली बार जब फिजिकल में बच्चा है, सर मेरा डिस्ट्रिक्ट गलत भर गया, कुछ नहीं हो सकता, फिर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ जो गलती कर गया समझो गया, तो अपना डिस्ट्रिक्ट सही भरना। एक दूसरा आगे देखिए, जो दूसरी गलती मैंने बताई थी कि एससी ओबीसी वाला बच्चा भी जनरल में काउंट हो जाता है, कैसे, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिनल स्टेट टू यूटी ऑफ योर डोमिसाइल। इसका मतलब है कि क्या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कभी शिफ्ट हुए हो, माइग्रेट हुए हो। जैसे मान लीजिए मैं यूपी का हूं, अब मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूं पिछले बहुत समय से, तो अगर आपने ये नो किया है तो ठीक है भैया, वो आपको उत्तर प्रदेश के हिसाब से काउंट किया गया, लेकिन अगर आपने यस कर दिया, चाहे आप कितने भी समय से रह रहे हो, आप गिने जाओगे जनरल में,
आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगे। ये उन्होंने नोटिफिकेशन में लिख दिया साफ, ठीक है। और आपका ये क्या है, मिलिट्री नक्सल एरिया, मिलिट्री एरिया, मिलिटेंट एरिया से हो तो नो करिए, और आगे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो तो नो करिए, अगर हो तो यस करिए। अब आप कहो सर मैं कैसे पता चलेगा मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हूँ या मैं नहीं हूँ? तो भाई ये पूरा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कौन कौन बच्चे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में या नक्सल में आएगा, तो वो प्लीज उससे देख करके भरना आप। चलो, प्रेफरेंस पोस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी गलती थी मैं आपको बता रहा था कि एक बच्ची 1 रैंक ला करके बीएसएफ ले गई, और भाई बीएसएफ तो वो बहुत कम नंबर लाकर भी ले जा सकती थी, पर उसकी जानकारी का आप पूछा तो क्या हुआ, उसने बोला इंटरनेट वाले ने अपनी मर्जी से भर दिया। अब एसएससी वाले थोड़ी ना मानेंगे, इंटरनेट ने वो तो चाहते हैं कि बच्ची चाहती है कि बीएसएफ में ही जाऊं, तो इतना नंबर भी लाई है तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं, जा भाई बीएसएफ में, ऐसे करते हैं वो, ठीक है। और वो कौन कौन से देखो बहुत चालाक है वो, बीएसएफ सबसे ऊपर लिखेंगे ताकि इंटरनेट वाला सीधा भर दे ABCDEFGH ऐसे ही भरता है वो, और सबसे ज्यादा इसके लिए आते हैं एसएसएफ का, वो सबसे लास्ट में है, ठीक है, और वो भरेगा यहाँ से, तो एसएसएफ चाहिए ही नहीं उसको। तो ये थोड़ा बच्चे इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जैसा बच्चा चाहता है, नॉर्मल सोच के हिसाब से है। देखिए अगर आप मान लीजिए आप असम से हैं, आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, तो आपको एसएसएफ बिल्कुल सूट नहीं करेगी, आपको एनसीबी बिल्कुल सूट नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली में नौकरी करना पड़ेगा। आपको सीआईएसएफ भी उतना सूट नहीं करेगी, आपको आईटीबीपी और असम राइफल बहुत सूट करेंगी। अगर आप असम अरुणाचल में नॉर्थन ईस्ट स्टेट से हैं और सिक्किम वगैरह से हैं, वेस्ट बंगाल से, मुझे लगता है आपके लिए आईटीबीपी बेस्ट है, क्योंकि आपके एरिया के आसपास ही आपकी ड्यूटी रहेगी, आपके स्टेट के पास रहोगे, आप अपने स्टेट में रहोगे, तो भाई उस हिसाब से। बाकी मैंने यहाँ एनसीआर में या मैं कहूँ हिंदी भाषी स्टेट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो एसएसएफ को ही यहाँ लोग चुनते हैं, और कट ऑफ बहुत हाई फाई जाती है, और इस बार तो 35 वैकेंसी थी अभी तक, तो कहाँ जाएगी कुछ नहीं पता। एनसीबी में भी बहुत थोड़ी सी वैकेंसी है, शायद 20-22 वैकेंसीज हैं, तो ये तो खाने चाटने के लिए आई हैं बस, इससे ज्यादा है नहीं कुछ। वैकेंसी यहाँ से है अच्छी खासी, तो अगर सीआईएसएफ इसको ध्यान से भरना, हाँ सीआईएसएफ चाहिए तो भाई एचजी तो भर दीजिए। देखिए अब वैकेंसी कम है, फिर भी हम फर्स्ट चॉइस भरें, भर दो, क्योंकि अगर नहीं मिली उसमें जगह तो आपकी दूसरी चॉइस पे आएंगे, क्योंकि इनकी कट ऑफ हाई गई। अगर इनकी लो गई तो सर फिर तो मिल ही जाएंगे, अगर फर्स्ट है तब भी मिल जाएगी, लो भी गई तो, और हाई गई और आपके हाई नंबर आ गए तो भी ये मिल जाएगी। अब मान लीजिए गलती से किसी ने ये ऊपर भर दिया एसएसबी सबसे ऊपर, कि जिसमें वैकेंसी ज्यादा है या सीआरपीएफ में ज्यादा है, इसे ऊपर भर दो, तो भाई आपके नंबर बहुत ज्यादा आ गए, बहुत अच्छे आ गए। आप चाहते हो सर अब तो मेरा तो इस पे भी हो जाता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, मिलेगी यही आपको फर्स्ट चॉइस जो चाहते हो। वो कहते हैं नंबर इसलिए लाया है ताकि इसे ले सकूं, अब उसकी कम गई तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इस बात को समझो। तो सीआईएसएफ तीसरे नंबर पे, जनरली जो बच्चों की सोच है लड़कियों के हिसाब से सबसे बेस्ट ड्यूटीज मैंने आपको बताई हैं। एसएसबी डी भर सकते हो, सीआरपीएफ सी भर सकते हो, इनके लिए अलग अलग मैंने काम बता रखे हैं एक वीडियो में कि भाई किसका क्या काम होता है। तो ये सीआरपीएफ एक पुलिस फोर्स है, जैसे हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस फोर्स है, यूपी की अलग यूपी पुलिस, हरियाणा की हरियाणा पुलिस, ये केंद्र की पुलिस है सीआरपीएफ। और जो पुलिस का काम होता है, जहां जहां पुलिस की ड्यूटी लगती है और किसी स्टेट की पुलिस कम पड़ जाती है, जैसे इलेक्शन में उस स्टेट की पुलिस कम है, तो कौन सी पुलिस काम करेगी, ये पुलिस काम करेगी। हालांकि नक्सल एरिया में भी ड्यूटी रहती है सीआरपीएफ की, ठीक है। तो सी असम राइफल, पहाड़ों पे बिल्कुल घूमने का शौक है। दूसरा, आपको अगर इंडियन आर्मी की वर्दी चाहिए, वो वाले लवर हो, तो फिर आपको ये भरनी चाहिए आईटीबीपी ई, बीएसएफ ए। तो ये मैंने अपने हिसाब से इन तीनों को चॉइस कर लेना, इनमें से कुछ भी हो सकती है आपकी ऊपर।